हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इस टॉपिक में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं टैक्स इनवॉइस। फिर इसी के साथ एक टॉपिक पढ़ना है हमें क्रेडिट नोट, एंड साथ में ही हमें एक टॉपिक पढ़ना है डेबिट नोट, और इसी के साथ हमें एक टॉपिक पढ़ना है ई वे बिल। ठीक है सर, ये तीन टॉपिक ओवरऑल इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसमें स्टार दूँ तो इस टॉपिक को दूंगा मैं 5 स्टार, इसको मैं दूंगा 2 to 3 स्टार, और इसको दूंगा मैं 2 to 3 स्टार। ठीक है सर। तो इस ये 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि भैया ये जो टॉपिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है, इजी टॉपिक है, और अगर हम यहाँ पे 20% चीज़ों पे एफर्ट लगा दें, यानी हम टैक्स इनवॉइस का मीनिंग सीख लें, डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मीनिंग सीख लें, ई वे बिल का मीनिंग सीख लें, तो भैया ये टॉपिक भी हमारा हो जाता है और हमारे 5 मार्क एग्जाम में कवर्ड भी हो जाते हैं। और कुछ टॉपिक जो होंगे जिसमें रिलेवेंट नहीं है, जो आप खुद से एक बार देख सकते हो, उसको मैं क्लास वर्क के तौर पे आपको दे दूंगा। ठीक है सर। आइए देखो, हम इस सेक्शन, अब ये यहाँ पे है टाइम ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था, ऑलरेडी हमने पढ़ा था 31(1), 31(4), 31(7). ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो टॉपिक पढ़ा था, याद करो आप जाके, और टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको ये जो सेक्शन थे ऑलरेडी डिस्कस करके दे दिए थे। तो ये जहाँ भी आएंगे ये आपके क्लास वर्क रहने वाले हैं। सो इस चैप्टर को मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप सीरीज में पढ़ रहे हैं और आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक पढ़ रखा है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये रिपीट हो रहे हैं, तो मैं इन्हें फिलहाल डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स में थे, और फिर ये क्या है सर, प्रोविजन अप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस में कौन से सेक्शन है, 31(2), 31(5), 31(6). तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस है, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स है, और टाइम सप्लाई हम दोनों की बात कर चुके हैं कि इनवॉइस कब जनरेट होना चाहिए। तो ये रूल्स मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, ये आपका क्लास वर्क है, या फिर आप ये बोलो होमवर्क है सर। आप इसे एक बार खुद से जाके देखिए, और अगर आपने मेरे साथ टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रखा है तो ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करके दे चुका हूँ। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में स्पेशल क्या है। तो इस चैप्टर में जो स्पेशल है वो मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर क्यों है। जनरली स्पीकिंग, अगर हम नॉर्मली बात करें एक लेमन लैंग्वेज में, एन इनवॉइस इज अ कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, कि ये एक टाइप का कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट होता है इशूड बाय अ सेलर, जो कि सेलर इशू करता है। किसको करता है सर, इशूड बाय अ सेलर। अ सेलर 2 बार हो गया इसमें, और टू भी 2 बार हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं। बाय अ सेलर टू अ बायर, जो कि एक बायर को इशू होता है। मतलब क्या समझा हमने सर, हमने ये समझा कि जो सेलर है वो इशू करता है, किसको इशू करता है सर, बायर को। ओके, बायर को इशू करता है। ठीक, इट आइडेंटिफाई बोथ द ट्रेडिंग पार्टीज, इससे हम पता लगा सकते हैं कि दोनों ट्रेडिंग पार्टीज है कौन कौन। लेट सपोज आपने मेरे साथ टैक्स का कोर्स लिया, टैक्स के कोर्स की जो फीस है वो 5000 है। ओके, किसने बेचा सर, सी ड्रीमर्स दी एवेंजर ने बेचा। किसको बेचा सर, राम को बेचा। ठीक है, ओके सर। इसमें क्या है सर, इसमें बुक्स हैं प्लस इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं। ओके सर, किस डेट में बेचा सर, 5 मई 2025। ओके सर, सीडीटीए का जीएसटीआई नंबर क्या है। ओके सर, इनका एड्रेस क्या है, ये रहा। इनका एड्रेस क्या है सर, ये रहा। सर, इनका फ़ोन नंबर क्या है, ये रहा। इनका फ़ोन नंबर क्या है, ये रहा। दिस इज योर इनवॉइस। एंड लिस्ट, लिस्ट मतलब क्या क्या सामान लिए। लेट सपोज कई बार कुछ बच्चे होते हैं स्पेशल जो टॉप 20 ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है, उनकी लिस्ट बनती है सर। सर कैसे लिस्ट बनती है सर, उसमें टैक्स भी जाता है, उसमें अकाउंट भी जाता है, उसमें कॉस्ट भी जाता है, उसमें एफएम भी जाता है। ठीक है, उसमें लॉ भी जाता है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स जाते हैं। सबकी बुक्स, सबकी क्लासेज उनको प्रोवाइड की जाती है। फिर उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी उनको इसके अंदर दिया जाता है। तो एक लिस्ट दी जाती है। लिस्ट दी जाती है मतलब कि ओवरऑल इनको क्या क्या दिया गया, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। इसमें डिस्क्राइब रहता है कि इनको क्या क्या प्रोवाइड किया गया। इसमें क्वांटिटीज कितनी रहने वाली है वो रहती है। क्वांटिटीज मतलब उनकी संख्या, कितनी संख्या दी गई सर, 1 यूनिट पर स्टूडेंट। ओके, सो द डेट ऑफ शिपमेंट, किस दिन आप उन्हें भेज रहे हो वो भी लिखा रहता है। मेड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किसके द्वारा भेज रहे हो। अब जैसे अभी तो जरूरी नहीं बनता हम लोग को, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इसमें ये भी लिखते हैं कि हम आपको किसके जरिए भेज रहे हैं। प्राइसेस क्या रहेंगे सर, प्राइस डिस्काउंट क्या था, और ओवरऑल जीएसटी कितना लगा ये भी उसमें रहता है। ओके,
तो ये हमने एक इंट्रोडक्शन समझा कि एक इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। ओके, नाउ इनवॉइस अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर इनवॉइस का मतलब क्या है? अंडर जीएसटी रिजन, मतलब अगर जीएसटी के दायरे की हम बात करें, एन इनवॉइस और अ टैक्स इनवॉइस, कुछ लोग इनवॉइस भी कहते हैं, कुछ लोग टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं, मीन्स द टैक्स इनवॉइस रेफर टू इन सेक्शन 31। हम उसकी बात कर रहे हैं जो सेक्शन 31 में हमने पढ़ा है ऑलरेडी टाइम ऑफ सप्लाई में, या फिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और द सीजीएसटी एक्ट 2017। दिस सेक्शन मैंडेट्स द इशुएंस ऑफ एन इनवॉइस और अ बिल और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। दिस सेक्शन मैंडेट्स मतलब ये कंपलसरी करता है कि आपका जो इनवॉइस है या फिर आपका जो बिल ऑफ सप्लाई है, ठीक है, गुड्स का या सर्विस का, वो कब तक इशू हो जाना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस नीड्स टू इशू एन इनवॉइस। ये क्या कह रहा है? इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है दैट ओनली अ पर्सन सप्लाइंग और गुड्स, जो कि पर्सन सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस, नीड्स टू इशू एन इनवॉइस, कि सिर्फ वही इनवॉइस इशू करे। जीएसटी लॉ मैंडेट्स दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन बाइंग गुड्स, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन बाय कर रहा है, ठीक है सर, बाय कर रहा है गुड्स को या सर्विस को फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो भी जो पेमेंट वाउचर है उसको इशू कर सकता है एज वेल एज टैक्स इनवॉइस। सर ये कब हुआ? सर ये आरसीएम का केस जो आपने 9.3 पढ़ा था, 9.4 में पढ़ा था, 9.5 में देखा था, तो ये उसकी बात कर रहा है कि कई बार में आपको भी इशू करना पड़ सकता है, तो आप जो इशू करोगे उसको हम बोलते हैं पेमेंट वाउचर एज वेल एज टैक्स इनवॉइस। तो सर ये एमसीक्यू आपका यहाँ पे एक बनता है कि बायर क्या इशू करता है? सर पेमेंट वाउचर। सर सेलर क्या इशू करता है? सर इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी। सर क्या जरूरत पड़ गई इसकी? अगर ये जीएसटी के अंदर ना हो तो इसकी जरूरत क्या है? अगर ये नहीं भी हुआ तो क्या होगा? आइए पढ़ते हैं। अंडर अ जीएसटी टैक्स इनवॉइस इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, इट इज नॉट ओनली एविडेंस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। सिर्फ इससे ये नहीं पता चलेगा कि एविडेंस है, इससे गुड्स भेजा या सर्विस भेजा, बट इट इज ऑल्सो एसेंशियल डॉक्यूमेंट। ये और भी ज्यादा जरूरी है कब? जब आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशन होती है सर, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वहां पे लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। सो यू मस्ट हैव योर डॉक्यूमेंट, योर टैक्स इनवॉइस, जिसपे आपने टैक्स जो है पे किया, जिसके बिहाफ पे, वो आपके पास होना चाहिए। अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट अनलेस ही इज इन अ पोजीशन ऑफ अ टैक्स इनवॉइस और अ डेबिट नोट, कि आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट नहीं दिखाते। ओके, जीएसटी इज चार्जेबल एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाता है टाइम ऑफ सप्लाई पे। इनवॉइस इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई, कि भैया ये टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है समझना कि बिल ऑफ इनवॉइस जो है या फिर आपका जो इनवॉइस है, टैक्सेबल इनवॉइस है, ये कब तक इशू हो जाना चाहिए। ब्रॉडली स्पीकिंग, अगर मैं आपसे एक बड़े पैमाने पे बात करूं, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इज द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस, कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि कब हमारा इनवॉइस इशू होना चाहिए, रिसीप्ट या फिर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, कि हमें क्या ध्यान रखना होता है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मैंने आपसे बोला था सेक्शन 31 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टाइम ऑफ सप्लाई हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ रिपीटिशन है कुछ बातों का, तो वो आप घर पे अपना एक बार उस चैप्टर को पढ़ के इसे रिकॉल कर लेना। दस द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इनवॉइस अंडर जीएसटी cannot be overemphasized. Sufficient it is say the tax invoice is the primary document evidencing the supply and withdrawal of availing input tax credit. मतलब ये कह रहा है कि आपका इनवॉइस के दो फायदे होने वाले हैं। एक, ये आपका एविडेंस रहेगा कि आपने किसको सेल किया, दूसरा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसी के बेस पे मिलता है। ओके, ठीक है सर यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें पढ़नी है, दो ही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसे 5 स्टार कैटेगरी में रखिएगा। एग्जामिनर आपसे 3 to 5 मार्क्स में ये पूछ सकता है कोई भी डेफिनेशन। एक डेफिनेशन है सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स की कंटिन्यूस सप्लाई। जैसे सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टॉप 20 वाला। अब लेट सपोज अभी 21 अप्रैल से मैंने एक बैच स्टार्ट किया, तो ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए। अब मैंने उनका सबसे पहले लॉ स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैं उनका लेट सपोज कॉस्ट स्टार्ट करूंगा, फिर उनका अकाउंट स्टार्ट करूंगा, फिर उनका टैक्स स्टार्ट करूंगा। तो ये हो गया उनका ग्रुप 1, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रुप 2 का उनको दूंगा। तो उनको ना हर सब्जेक्ट की बुक्स जानी होती है,
ठीक है। जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उनकी बुक्स आती है और जो लेक्चर्स होते हैं उनको मोबाइल ऐप पे अपडेट मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स क्यों? क्योंकि इसमें बुक्स भी जा रही है, ठीक। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों? क्योंकि इन्हें लेक्चर भी मिल रहे हैं। लेक्चर भी मतलब कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले लॉ का लेक्चर स्टार्ट होना है तो लॉ के लेक्चर्स में उनको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो टैक्स देख रहे हैं तो टैक्स के लेक्चर्स, मतलब मैं जब भी कहूँगा आज आपको ये पढ़ना है तो टैक्स के लेक्चर ऑटोमेटिक वहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो कंटिन्यूअस सप्लाई का मतलब क्या है कि आप उन्हें ओवर द पीरियड ये सप्लाई दे रहे हैं। अब जैसे अगर हम बात करें सप्लाई और सर्विस तो यहाँ पे लिखा गया है एक्सीडिंग 3 मंथ्स, आप 3 महीने से ज़्यादा की सर्विस दे रहे हैं। ऑब्वियसली यस सर, कैसे? अब लेट सपोज वो बच्चे अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, उनका पेपर नवंबर में है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देखो सर 1 मंथ, 2 मंथ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 महीने का उनको सर्विस देना है। बताओ कंटिन्यूअस सप्लाई और सर्विस हुआ या नहीं हुआ? हाँ सर हुआ, आप सच कह रहे थे, थैंक यू। आइए, अ सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब मैंने दे दिया और एग्री टू बी प्रोवाइड मतलब सर मैं देता रहूंगा आपको सर्विस, आप टेंशन मत लीजिए। कंटिन्यूअस और ऑन अ रेकरेंट बेसिस, कि या तो मैं आपको लगातार दूंगा या तो मैं एक ही बार में आपको सर्विस दे दूंगा। हो सकता है हमारे बीच में कॉन्टैक्ट हुआ हो, ठीक है, और ये 3 महीने या उससे ज्यादा का हो सकता है। इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज द गवर्नमेंट में और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज इट मे बी नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। हो सकता है गवर्नमेंट खुद ही कह दे कि इस वाली चीज को आप कंटिन्यूअस सप्लाई और सर्विस में मानेंगे। सर ये समझ में आ गया सर हमें, ओके। सर एग्जाम में ऐसे लिखना है? हाँ सर। देखो कीवर्ड्स क्या है इसमें, प्रोवाइडेड, एग्री टू बी प्रोवाइडेड, कंटिन्यूअस लगातार दूंगा या फिर रेकरेंट बेसिस पे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दूंगा, 3 महीने से ज्यादा की सर्विस होनी चाहिए, बस इतना लिख दो, आपके मार्क्स बन जाएंगे। और गवर्नमेंट वाली बात जोड़ देना कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी को नोटिफाई कर सकते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, यहां पे क्या मतलब है सर? अ सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड, एक सप्लाई ऑफ सर्विस की बात की जा रही है जो कि प्रोवाइड हो जाएगी, या फिर एग्री टू प्रोवाइडेड मतलब कि प्रोवाइडेड मतलब हम आपको अभी दे रहे हैं, आपको बुक्स चाहिए टॉप 20 वाली अभी भेज रहे हैं। या फिर हो सकता है कुछ प्रिंटिंग में गई हो, मैं कहता हूं कि भैया अभी आपको 1 महीने तक का जो टारगेट है उसकी बुक्स भेज दे रहा हूं, बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट मंथ भेज दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आप भेज देना जब भी स्टार्ट हो, ओके। कंटिन्यूअस मतलब लगातार भेजता रहूंगा, और रेकरेंट मतलब एक ही बार भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ, हो सकता है आप उसे वायर के थ्रू भेज रहे हो, केबल्स के थ्रू भेज रहे हो, पाइपलाइंस के थ्रू भेज रहे हो, या अदर कोई कंडक्ट है उसके थ्रू आप भेज रहे हो। सर ये क्या लॉजिक हुआ, ये नहीं समझ में आया हमें। एक्चुअली ये कह रहा है कि कई बार केबल कनेक्शन होते हैं, केबल कनेक्शन आप किसके थ्रू भेजते हो? वायर के थ्रू। सर कई बार गैस वगैरह सप्लाई की जाती है पाइपलाइन के थ्रू, या फिर और भी कोई तरीका हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है उसे रेगुलर सप्लाई मिल रही हो या पीरियडिक बेसिस सप्लाई मिल रही हो, और इसमें गवर्नमेंट कुछ नोटिफाई कर देगा, वो भी यहाँ पे शामिल हो जाता है। तो इस डेफिनेशन को रिटर्न प्रैक्टिस WP रिटर्न प्रैक्टिस पे आपको लाना है और 2 से 4 बार लिख लिख के ट्राई करना है कि ये आपके खोज में शामिल हो जाए। यू हैव अ प्रॉपर कमांड दैट हाउ टू राइट दिस प्रोविजंस। ये आपकी 5 स्टार टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। यू कांट इग्नोर एनीथिंग इन दिस मैटर, ओके। चलिए सर अब हमारे पास टॉपिक है टेक्स्ट एंड वॉइस क्या होता है सर। सर ध्यान से देखिएगा, तो सर ये जो बातें मैं बताने जा रहे हैं ना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए ये कहाँ पर रखा है सर हमने? टाइम ऑफ सप्लाई। मैं यहाँ टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। सर देखो क्या बताया इन्होंने, रिमूवल ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई या डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एनी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स शैल बिफोर और एट द टाइम, पहले इशू कर दिया हो या उस समय कर रहा हो। कब सर? जब आप गुड्स का रिमूवल कर रहे हैं या डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हैं। इशू अ टैक्स इनवॉइस, आपको उस केस में टैक्स इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि आप क्या क्या भेज रहे हो, क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है गुड्स की, टैक्स क्या आपने चार्ज किया, सब कुछ उस पर लिखा होना चाहिए। सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, और भी जानकारियां हो सकती है जैसा कि आपसे पूछा जाएगा या आपको बताया जाएगा, ओके। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था सेक्शन 31। इसको कहते हैं कि एक नॉर्मल तरीके से, बाकी जो भी हम 1 बाय 1 देखने वाले, ध्यान से सुनिएगा। फिर ये आगे क्या कहता है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट, मतलब आपको कह रहा है जरा ध्यान से सुनो, एक बात और बतानी है। मैंने कहा बताओ जी। कह रहा है गवर्नमेंट चाहे तो
जीएसटी काउंसिल, यहां सिर्फ काउंसिल लिखा रहता है, एक्चुअली जीएसटी काउंसिल है, उसकी रिकमेंडेशन पर नोटिफिकेशन में बता सकती है कि इनवॉइस कब इशू करना चाहिए, किस कैटेगरी के लिए करना चाहिए, टैक्स इनवॉइस कब कब इशू होगा, और वो सारी चीजें प्रिस्क्राइब करके देगी। मतलब एक पावर गवर्नमेंट को दी गई इन अ इमरजेंसी केस, जहां गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ भैया यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो गवर्नमेंट कह देगी और हम लोग इस बात को मान लेंगे। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट वी हैव, व्हाट वी हैव, अ रजिस्टर्ड पर्सन। एक रजिस्टर्ड पर्सन है सर, सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस, जो कि टैक्सेबल सर्विस दे रहा है। तो सर ऊपर क्या लिखा था, ऊपर था टैक्सेबल गुड्स, ओ ये अंतर है जी सर, यहाँ भी क्या था, टैक्सेबल गुड्स, एंड सेक्शन सबसेक्शन 2 में क्या है सर, टैक्सेबल सर्विस। ओके, क्या कहते हैं सर, बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ द सर्विस, मतलब सर्विस आपने पहले दे दी या आप सर्विस अभी दे रहे हो, बट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, बट ये आपका प्रिस्क्राइब पीरियड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि एक्स फॉलोइंग है, जहाँ पे आपका ध्यान रखना है कि आप टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, वैल्यू जो भी टैक्स चार्ज किया वो भी आप बता रहे हो, पर्टिकुलर्स की जानकारी भी दे रहे हो, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा आप उसको फॉलो कर रहे हो। और इस बात का भी ध्यान रखना, गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफाई कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो स्पेसिफाई कर सकती है, क्या स्पेसिफाई कर सकती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल नोटिफिकेशन डाल सकती है सर कि किस किस इनवॉइस के लिए किस तरीके से आपको सर्विस देनी है, या फिर किसके लिए कौन सा इनवॉइस इशू करना है। तो इन्होंने क्या बोला, एनी अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है गवर्नमेंट इशू करवा दे, या फिर हो सकता है टैक्स इनवॉइस में नॉट बी इशूड। अगर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया है तो कोई अदर डॉक्यूमेंट जो आपने इशू किया है उसे हम डीम टू बी टैक्स इनवॉइस मान सकते हैं, और ये किसके लिए होगा, तो ये नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा, ये आपसे यहाँ पे कहा गया। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, वी हैव पॉइंट नंबर 3, थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पे इसको 5 स्टार लगाइएगा, बाकी नहीं भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ये थोड़ा सा नया आपके लिए एक फैक्ट हो सकता है। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और 2, मतलब ऊपर जो बोल रहे हैं ना ये बाबा लोग 31(1) फिर 31(2), हम उसको नहीं मानेंगे। हम किसको मानेंगे सर, आइए बताइए सर, आप जो बोलोगे हम उसको मानेंगे। ये बोलता है 31(3), और रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर, डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्टर्ड एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इशू अ रिवाइज्ड इनवॉइस against the invoice already issued during the period of beginning with the effective date of registration till the date of issuance of the certificate or registration to him। सर ये देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इस पे कुछ समझाइए सर अच्छे से। ओके, ये देखिए सर, ये आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 5/5 को मेरी जो टर्नओवर है वो हो गई सर 25 लाख, मतलब 20 लाख को क्रॉस कर गई। मैंने देखा यार ये तो हो गया, और ये कितना था सर, ये आप मान के चलिए 1 मई को इतना था 20 लाख। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास टाइम होता है कि मैं 30 डेज के अंदर गवर्नमेंट को अप्लाई कर दूँ कि भैया मेरा ना टैक्स इनवॉइस जो है अब इशू होने वाला है, या फिर मुझे गवर्नमेंट से ये कहना है कि भैया गवर्नमेंट को अप्लाई कर दूँ कि भैया मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दे दो। अब मैंने जब ये कहा तो 30 दिन का टाइम यहाँ पे होता है मेरे पास। अब मैंने अप्लाई किया, जो भी किया, अब मान लो मुझे 5 जून को, ठीक है, रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब यहां से लेके यहां, जैसे ये टर्नओवर यहां पे पहुंचा, यहां से लेके यहां तक में, ठीक है, लेट्स सपोज इसको डेट सिंपल ही रखते हैं, यहां पे 1/5 और यहां पे 1 जून, ठीक है। तो इस बीच मैंने जो भी सेल किया होगा वो मुझे इनवॉइस बना के सेल करना है, लेकिन सीए ड्रीमर्स द एवेंजर जो है उसको अपना जीएसटीआई नंबर लिखना होता है यहाँ पे, लेकिन मैंने वो तो लिखा नहीं। तो वो ये कह रहा है जब ये आपको अलॉट हो जाएगा, जब ये आपको अलॉट हो जाएगा, क्या अलॉट हो जाएगा सर, जिस दिन मेरे को जीएसटीआई नंबर अलॉट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा, उस दिन से, जिस दिन अलॉट हो उस दिन से 1 महीने तक का, जो पिछले का 1 मंथ है जिसमें मैंने टैक्सेबल सप्लाई दी है, यहाँ पे जो भी मैंने टैक्सेबल सप्लाई दी, ठीक है सर, इसको मुझे रिवाइज्ड करना पड़ेगा। इन सभी को जो भी इसकी 30 डेज में मैंने इशू किया था उन सभी को मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, और उस पर क्या मेंशन करना पड़ेगा, जीएसटीआई नंबर। ये हमें यहाँ पे बताया गया। ओके,
ठीक है सर, तो यही वो बता रहे हैं। आइए एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा एक बार में। विद इन अ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट, आपको मिल गया क्या सर्टिफिकेट, मिल गया जीएसटी का, अच्छा रजिस्टर्ड हो गए आप, हाँ सर। इन सच मैनर एज वी प्रिस्क्राइब, जैसा भी आपको कायदा कानून बताया जाएगा वह आपको फॉलो करना होगा। इशू अ रिवाइज इनवाइस, आपको एक रिवाइज इनवाइस इशू करना है अगेंस्ट द इनवाइस ऑलरेडी इशू, उस इनवाइस के बदले में जो आप ऑलरेडी इशू कर चुके हो ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट। मतलब आप पीरियड बिगिनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब जिस दिन से आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था और जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला उस बीच के सारे इनवॉइस को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सर क्या खतरनाक समझाया, हमें समझ में आ गया, थैंक यू। ओके आगे बढ़ते सर, इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। हाँ ओके, पॉइंट नंबर 2, अ रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है सर। कब? इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाइड इज लेस देन 200, आप 200 रुपए का कोई सामान ले रहे हो, लेट सपोज। अब वो क्या करते हैं, क्या वो टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं करते? सर मैं बता रहा हूँ वो क्या करते हैं। लेट सपोज आप गए एक समोसे की शॉप पे, समोसा शॉप, ठीक है। अब उसके पास मान लो 10 कस्टमर आए सवेरे से लेके शाम तक, सर कितने कस्टमर आ गए देख लो। इन्होंने 155 रुपए का सामान खरीदा, इन्होंने 145 का खरीदा, इन्होंने 190 रुपए का लिया, ठीक है, मतलब फ्रेंड वगैरह थे। इन्होंने सिर्फ 15 रुपए का लिया, इन्होंने 65 रुपए का लिया, ठीक है, इन्होंने 95 का लिया, इन्होंने 195 का लिया, यहाँ पे इन्होंने 230 का लिया, ठीक। इन्होंने लिया 200 रुपये एग्जैक्ट, ये 200 रुपये एग्जैक्ट मत डालो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आप डालो 199 और यहाँ पे डाल दो 500। तो पहली चीज़ भैया, ये जो दो लोग हैं ना, इन लोग का तो सेपरेट बिल बनेगा, इन लोगों में कुछ नहीं कर सकते। बाकियों वालों के लिए आपको सेपरेट बिल नहीं बनाना है। आप क्या करोगे, इनवॉइस नंबर 1 2 3 आप यहाँ लिखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 उसके बाद +9, बस इन सभी की वैल्यू को ऐड करके एक सिंगल इनवॉइस क्रिएट कर दोगे। आपको इन सब के लिए सेपरेट इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो। सर समोसे वाला रजिस्टर्ड हो सकता है? हो सकता है सर, इसका नाम है अग्रवाल। या फिर आप फेमस जानते होगे तो बीकानेर को जानते होगे सर, बीकानेर भुजिया वाला, हाँ बीकानेर, तो ये रजिस्टर्ड है सर। इनकी सेल 40 लाख 60 लाख 80 लाख बहुत ज़्यादा भी होती है, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन ना लें, उनकी सेल है, वो रजिस्टर्ड है और वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक। ये पॉइंट आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहे थे कि 200 से अगर कम है तो उसका सेपरेट आपको इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन और मैनर जो भी होगा वो हम देखेंगे, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अरेस्टेड पर्सन, एक और चीज बता रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, अरेस्टेड पर्सन है सप्लाइंग एग्जाम्प्टेड गुड्स, ये क्या कर रहे हैं सर, एग्जाम्प्टेड गुड्स दे रहे हैं सर, या फिर सर्विस या फिर बोथ, पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, और ये सेक्शन 10 में पेइंग टैक्स या और लिखा है सर यहाँ पे, और या फिर वो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, यानी वो कंपोजिशन स्कीम ले रखा है, ये कंपोजिशन स्कीम में आता है, ओके। शैल इशू, ये इशू कर सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, ये बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। तो एक क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे 5 स्टार लगाइएगा। मैंने आपसे पहले ही बोला कि ये प्रोविजन जो 3 है ना, सेक्शन 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बिल ऑफ सप्लाई, तो अब आप लिख सकते हो कि अगर आप एग्जाम्प्टेड गुड्स सर्विस और बोथ दे रहे हो या फिर आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हो तो फिर आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करोगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हो, और वो जानकारी आपको लिखनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, जैसा कि हम आपको बताएंगे, ओके। अब प्रोवाइडेड दैट, इस पर गवर्नमेंट ने कुछ बातें जोड़ दी हैं, क्या प्रोवाइडेड दैट ऐड किया है जरा सुनिएगा। प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट कहती है रजिस्टर्ड पर्सन में नोट इशू अ बिल ऑफ सप्लाई इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज लेस देन 200, तो वही बात है जो ऊपर उन्होंने ऐड की थी, ओके। सर ये अब तक हमारे कितने पॉइंट हो गए डी में, तो सर हमारा पॉइंट नंबर क्या हो गया सर, इसमें हो गया A B C, ओके।
सर और भी है सर, हाँ सर ये और भी है, ये जी तक है। डी, a registered person shall on receipt of the advance payment with respect to any supply of goods or service or both issue a receipt voucher or any other document। वो आपको ये सिखा रहा है कि भैया अगर आपको कुछ एडवांस पेमेंट मिली है ना तो उसके बदले में कोई वाउचर दे दो, ताकि फ्यूचर में आप उसको रेक्टिफाई कर पाओ, आप उसको पहचान पाओ कि हमारा ही कस्टमर है, या कोई अदर डॉक्यूमेंट भी आपको देना है तो आप दे सकते हो। ओके, आगे ये कहता है वेयर ऑन रिसीप्ट ऑफ द एडवांस पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द रजिस्टर्ड पर्सन इशू अ रिसीप्ट वाउचर बट सब्सिक्वेंटली नो सप्लाई इज मेड। आपने रिसीप्ट वाउचर तो दिया लेकिन सप्लाई ही नहीं हुई, कोई टैक्स इनवॉइस ही नहीं हुआ। द सेड रजिस्टर्ड पर्सन में इशू अ पर्सन हु हैज मेड द पेमेंट अ रिफंड वाउचर अगेंस्ट द सच पेमेंट। क्वेश्चन यहां पे बनता है, व्हाट डू मीन बाय रिफंड वाउचर? रिफंड वाउचर क्या होता है? तो सर ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपने पहले रिसीप्ट वाउचर इशू किया था, बाद में सप्लाई हुई नहीं, तो अब आपको रिफंड वाउचर देना पड़ेगा कि भैया आप जो पैसे लिए थे, आपने जो जीएसटी पे किया था, सब रिवर्स हो रहा है, ये आप पकड़ो। ओके, नाउ एफ और जी बहुत इजी है। एफ और जी तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हो। क्या कहते हैं? अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 93 और 94। 94 है सर, यहाँ पे इसको 94 लिख लेना, 94। कहता है इशू कर रहा है इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड ऑन द डेट ऑफ रिसिपिएंट रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 934 shall issue a payment of voucher at the time of making payment of through the supplier। सबसे पहली बात, जो रिसीव कर रहा है, लेट सपोज LIC एजेंट है, ठीक है, LIC कंपनी को सर्विस दी, तो यहाँ पे कंपनी ही क्या करेगी सर? इनवॉइस इशू करेगी और कंपनी ही इस पे टैक्स पे करेगी। ये दो बात यहाँ पे बताई गई है, ये एफ में बताया गया और ये जी में। ओके, नाउ इन अ फोर्थ केस, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई है सर, अब क्या करोगे? वेयर द सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सक्सेसिव पेमेंट आर इन्वॉल्व, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर, आप पहले कर रहे हो या उसी समय कर रहे हो, ईच सच स्टेटमेंट इज इशूड, और एज द केस में भी, कोई भी केस हो सकता है, ईच सच पेमेंट इज रिसीव्ड। सर इसमें इसने क्या कहा? लेट सपोज कंटिन्यूस सप्लाई है ऑफ गुड्स है। अब लेट सपोज मैंने टॉप 20 की फीस जो ली वो ली 35,000, ठीक है सर, कब के लिए सर? सर नवंबर 19 की। अब इसमें क्या हो रहा है, अब मुझे आपको बुक्स भेजनी है। लेट सपोज मैंने आपको टैक्स की बुक भेजी, तो हमारी टैक्स की 4 बुक्स है सर, 3 बुक्स, 2 बुक्स सर DT की है, एक बुक GST की है और एक जो बुक है वो MCQ की है। तो सर ये 2000 की बुक अपने आप में। तो ये कह रहा है जिस दिन आप भेज रहे हो ना, इनवॉइस बना लेना। उसके बाद पहली बुक आपने ये भेजी, फिर आपने लॉ की बुक भेजी। लॉ में कितनी बुक है सर? लॉ में सर कंपनी लॉ की एक है, अदर लॉ की एक है और उसके बाद MCQ की एक है, ठीक है सर। तो ये कब है सर? सर एक्चुअली ये हमारा जो नवंबर 20 बैच बनाई उसके लिए एप्लीकेबल है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अब जब ये बुक भेजा गया तो अब इसको काउंट कर लो। तो वो वही कह रहा है कि अगर आप गुड्स भेज रहे हो, बुक्स भेज रहे हो, तो वो कब आप कहोगे सर पेमेंट रिसीव्ड हो गई क्या? हाँ सर पेमेंट रिसीव हो गई, ठीक है, इनवॉइस बना लेना। सर पेमेंट रिसीव नहीं हुई, अच्छा आप इसकी स्टेटमेंट कब बनाओगे अकाउंट की, कि हम उसे कब भेज रहे हैं, उस समय बना लेना। अच्छा, मतलब या तो पेमेंट मिलने पे बना सकते हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब कि जब मैं उसको अपने अकाउंट में बुक कर रहा हूँ, मतलब अपनी बुक एंट्री में जब मैं शो कर रहा हूँ कि वो जो कस्टमर है उसको सप्लाई दी जा रही है या फिर उसको गुड्स डिस्पैच किया जा रहा है या फिर उसकी पेमेंट रिसीव हो रही है, उस समय आप इनवॉइस बना सकते हैं। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5 कहते हैं प्रोविजन ऑफ डी ऑफ सब क्लॉज 3 इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई सब्जेक्ट टू मतलब हमें उस पर ध्यान नहीं देना। किस पे ध्यान नहीं देना? 3 के डी, यानी इस वाली बात को भूल जाना अभी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कहा जा रहा है। ठीक, क्या कहा जा रहा है? कंटिन्यूस सप्लाई के बारे में कहा जा रहा है और सर्विस के बारे में। क्या है सर? सर्विस। पहली चीज, पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। वो क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे पेमेंट मिलेगी, ये वो वाला केस है। इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन बिफोर और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। आप इनवॉइस या तो पहले इशू कर चुके हो या तो आपको तब करना है जब वो इवेंट कंप्लीट हो जाता है। एक पॉइंट कंप्लीट। पहली चीज, अब इसमें ए पॉइंट है, डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। असर्टेनेबल मतलब आप पता लगा सकते हो, मतलब एक फ्लोर रेडी हो गया, अच्छा ठीक है आप इसकी पेमेंट इतनी ले लो। द
द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट। जिस दिन आपको पेमेंट मिल रही है उससे पहले या उस दिन तक आप इनवॉइस बना सकते हो। अब अगला केस है नॉट असर्टेनेबल, हमें पता ही नहीं चलता, गुफाओं में काम हो रहा है सर, अंडरग्राउंड काम हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा, पानी के अंदर काम हो रहा है। फॉर द कॉन्ट्रैक्ट द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव द पेमेंट। जब आपको पेमेंट मिलेगी उस दिन आप कर लेना। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले केस में सर्विस रिसीव, यहाँ पे क्या है ड्यू डेट, ये अंतर है दोनों के अंदर। अगर असर्टेनेबल है तो ड्यू डेट चेक की जाती है, और अगर नॉट सर्टेनेबल है, सर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो सर्विस जो रिसीव हो रही है उसकी पेमेंट उस दिन आप इसको इनवॉइस इशू करते हैं। ओके, नाउ 7 पॉइंट आप देख लो सर। 7 पॉइंट कहता है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1 वेयर द गुड्स बी सेंट टेकन ऑन अप्रूवल बेसिस, तो वहां से आपको 6 महीने काउंट करने होते हैं। ये ऑलरेडी हम कहां पढ़ चुके हैं सर, टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ चुके हैं। और 6 पॉइंट क्या है सर, इन केस वेयर द सप्लाई ऑफ सर्विस सीजेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, आपने मना कर दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट में आपको सर्विस नहीं देंगे, अब बताओ कंप्लीशन ऑफ द सप्लाई, द इनवॉइस शैल बी इशूड, जो इनवॉइस है वो इशूड होता है एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस, जब सप्लाई आपने खत्म की उसी दिन आप, मतलब मान लो मुझे सर्विस देनी थी 1 मई से लेके 31 मई तक, आपने 5 मई को बोला कि भैया मुझे आपसे सर्विस नहीं लेनी, तो यहाँ तक का आपको इनवॉइस बना के पकड़ा दिया जाएगा, इस दिन की पेमेंट आप कर देना, बात खत्म। ओके, फिर ये एनालाइज वगैरह है, ये आप देख लेना, सारी बातें हमारी इस साइड में हो चुकी है। ओके, सीजेस बिफोर इट्स कंप्लीशन, ये बता रहे हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। रिटर्न बेसिस पे हम 6 महीने काउंट करते हैं, 6 मंथ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सर टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है, आइए देखते हैं टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है। भैया नेम होता है, एड्रेस होता है, जीएसटी नंबर होता है, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होते हैं बिलिंग के, ठीक है, बिलिंग मतलब बिल नंबर 1 पे क्या दिया, 2 पे क्या दिया, 3 पे क्या दिया, वो डेट ऑफ इट्स इशू होता है, ठीक है। इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर या यूआईएन नंबर होता है। अगर इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड एट वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 50,000 और मोर, अगर ज्यादा है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है और 50,000 से ज्यादा का सप्लाई उसको दे रहे हो, तो उसका नेम, एड्रेस रिसिपिएंट का लेना है, एड्रेस डिलीवरी लेना है अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स कोड। ये तब है जब आप 50,000 से ज्यादा का कर रहे हो, 50,000 से कम है तो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है, मैं स्टिल रिक्वेस्ट द अफोरसेड डिटेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है सर। ओके, उसके बाद आपको एचएसएन कोड देना पड़ता है, आपके गुड्स का कोड क्या है, गुड्स का या सर्विस का। सर इससे क्या होता है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि गुड्स की लिस्ट क्या है, ये सर्विस की लिस्ट क्या है। डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है सर गुड्स और सर्विस का, क्वांटिटी क्या है वो बतानी पड़ती है, टोटल वैल्यू बतानी पड़ती है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बताना पड़ता है, रेट ऑफ टैक्स बताना पड़ता है सर। उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स क्या बना वो बताना पड़ता है, कहाँ सप्लाई कर रहे हो आप, किस स्टेट में भेज रहे हो वो बताना पड़ता है, एड्रेस बताना पड़ता है, रिवर्स चार्ज पे है क्या वो भी बताना पड़ता है, सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे करने पड़ते हैं, जो भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है वो। सर क्या एग्जाम में हमसे पूछ सकता है, सर नहीं पूछेगा, अगर पूछ लिया तो अपने हिसाब से कोई भी 5, 6, 8 पॉइंट जो भी याद आ जाए वो आप लिख के आ जाना, ठीक है, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है सर एचएसएन कोड क्या होता है, तो एचएसएन का फुल फॉर्म है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये क्या होता है, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस कैटेगरी का गुड्स है, उसके लिए उनकी एक नंबरिंग होती है जिससे वो पता लगा पाते हैं कि हाँ भैया ये वाला जो गुड्स है इस कैटेगरी में आता है और इसका ये कोड नंबर है। द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विस दैट अ क्लास ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन, वो वहां पे डालना पड़ेगा। सच पीरियड किस समय का है वो भी डालना पड़ेगा, स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन दैट वुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेंशन एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विस फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द सेड नोटिफिकेशन। सर ये अमेंडमेंट आई थी 28/6/2017 के आसपास, और ये क्या कहता है कि अगर 1,50,00,000 तक का है तो आपको कोई भी एचएसएन कोड डालने की जरूरत नहीं है। अगर मोर देन 1.50 लाख मतलब कि 1,50,00,000 जिसे आप कहते हो और 5 करोड़ तक है तो आप 2 डिजिट का एचएसएन कोड डाल सकते हो, और अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 4 डिजिट का एचएसएन कोड डालना पड़ेगा। शुरू में क्या था, सबका पूरा पूरा डालना पड़ता था 4 डिजिट का, लेकिन फिर अमेंडमेंट आई कि यार अब हर बात पे एचएसएन कोड डालते रहोगे क्या, इसलिए यहाँ पे हटा दिया गया। फिर सर है मैनर ऑफ टैक्स इनवॉइस कैसे इशू करना चाहिए, तो वो कहता है 3 तरीके से आप इनवॉइस इशू कर लो ट्रिपलेट फॉर्म में, ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट को दे दो, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर को दे दो, ट्रिपलेट कॉपी आप खुद रख लो।
ठीक है। अगर डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल कॉपी रिसिपेंट को दे दो, डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर को दे दो। ये बच्चों वाली बात है सर, अब आप देख सकते हो, मुझे कोई स्पेशल यहाँ पे बताना नहीं है। यहाँ पे केस आता है सर स्पेशल केस, यहाँ पे आप इसको 5 स्टार लगा सकते हो। 5 स्टार में सर ये क्या कहता है, रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में, कब इशू करना पड़ता है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, ये वही वाली बात है सर कि आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना था और फिर आपको सर्टिफिकेट कब मिला, उस बीच की डेट के सारे को रिवाइज कर दो, और रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है सर, उस पर GSTI नंबर पुट करना होता है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था सर, कहाँ पढ़ा था, आइए दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से। ये देखिए सर, ये जो हमने पॉइंट पढ़ा ना, इसको कहते हैं ओके। फिर है सर कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस। सर कंसोलिडेट करना सर ये क्या कहता है सर, देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ध्यान सुनना। पहला पॉइंट, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जो भी हमने टैक्सेबल सप्लाई की किसी भी रिसिपेंट को हु इज नॉट रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड नहीं था इस एक्ट में, सच पीरियड, उस पीरियड के दौरान, तो आप उसको कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हो। सर पहली बात, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, कि लेट सपोज मैं वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करता हूँ, ये एक टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है, टू अ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन है सर, आप मेरे स्टूडेंट हो, ये आपकी बात कर रहे हैं। और स्टूडेंट क्या है सर, नॉट रजिस्टर्ड है सर, वो रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड नहीं है इस एक्ट के अंदर। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि मैंने आपको सप्लाई दी 5,000 रुपए की, सर क्या दिया सर, मैंने आपको कॉस्ट की क्लासेस दे दी सर 5,000, मैंने आपको अकाउंट की क्लास दे दी सर, लॉ की क्लास दे दी मैंने आपको 5,000, ठीक है। ये हमने कितने, कौन सा मंथ में किया सर, ये हमने मंथ ऑफ मई में किया। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, वो ये कह रहा है कि आप ये 5-5-5-3 इनवॉइस क्यों बना रहे हो, आप एक ही सिंगल 15,000 का बना लो ना, और उस पर 18% GST में दे देना। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, ये इंट्रास्टेट होना चाहिए, इंट्रास्टेट होना चाहिए सर। अगर ये इंटर है तो सर हमें पॉइंट नंबर 2 को कंसीडर करना पड़ेगा। सर क्या कहता है पॉइंट नंबर 2, क्या कहता है सर पॉइंट नंबर 2, आइए सुनते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपको परेशान करेगा तब जब आपकी वैल्यू एक्सीड करेगी 2,50,000 को। अगर 2.50 लाख को क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहता है अगर आपकी जो सप्लाई है डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, अगर आपकी सप्लाई 2.50 लाख को क्रॉस नहीं करती है, ठीक है सर, तो आप सिंगल इनवॉइस बना सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो। मतलब कि लेट सपोज एक इनवॉइस था 75,000 का, एक था 1,25,000 का, और एक था 90,000 का। सर कितने का हो गया सर, 2.5 को क्रॉस कर गया, क्रॉस हो गया, ठीक है, तो आप सेपरेट इनवॉइस बनाइए सभी के। सर ये ऐसे नहीं हुआ सर, सर ये पता है कितना हुआ, ये 90 नहीं था सर, कितना था सर, ये 40,000 था, तो सर टोटल कितना हुआ सर, 2,40,000। ओके ठीक है, अब इस केस में आप सिंगल इनवॉइस को ही बोलते हैं कंसोलिडेट करना, मतलब सबको जोड़ देना, आप कर सकते हो। ये आपको ओवरऑल यहाँ पे समझना था। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। फिर पर्टिकुलर सा रिवाइज टैक्स इनवॉइस, तो ये आपका होमवर्क रहेगा सर, अब आप खुद से पढ़ लो क्या क्या होता है, कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा देख लो, नजर रहनी चाहिए। ये 200 वाली बात की गई थी सर यहाँ पे, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि भैया आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी दे सकते हो, ठीक है सर। कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब दे सकते हो, जब आप पूरे दिन का, आपके 8 कस्टमर हो गए, सबका जोड़ के एक सिंगल इनवॉइस आप क्रिएट कर सकते हो, सिंगल करने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, ये अच्छा सा है, और ये 100% 5 स्टार क्वेश्चन है सर, इसको करके जाना, आपका ये 200 से रिलेटेड जो कंपोनेंट है ना सर, वो क्लियर हो जाएगा कि इस पर क्या होता है, ठीक है। ये 5 स्टार है सर, सब समझा दिया मैंने आपको। जो एग्जाम्पल लिया था मैंने 10 समोसे वाला, ये उसी को बिलोंग करता है, ठीक है सर। तो इसको ध्यान से एक बार देख के जाना है, ठीक। एग्जाम से पहले मस्ट डू बिफोर एग्जाम, मस्ट डू बिफोर एग्जाम, आप एग्जाम से पहले से करके जाइएगा, ठीक। इसके बाद सर हम आगे बढ़ते हैं। अब बिल ऑफ सप्लाई, तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर,
बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करते हैं? जब एग्जामिनेटेड गुड्स और सर्विस देते हैं या फिर कंपोजिशन लेवी में आते हैं तब। इसमें क्या क्या होता है सर, रेट ऑफ टैक्स और अमाउंट जो है इसमें देने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि ना तो रेट ऑफ टैक्स है बट और ना तो अमाउंट ऑफ टैक्स है। बट इसमें वैल्यू क्या है वो आप बता सकते हो, और टाइम क्या है, किसको दे रहे हो वो बता सकते हो। और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको एक बार रीडिंग कर लें, ठीक है। ओके, रिसिपिएंट वाउचर क्या है? रिसिपिएंट वाउचर होता है सर किस केस में होता है सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर होता है। सर क्या है ये, आइए देखते हैं। अरेस्टेड पर्सन सेल ऑन रिसीप्ट ऑफ द एडवांस पेमेंट, सॉरी ऑन माय साइड। सर रिसिपिएंट वाउचर कब इशू होता है? ऑन रिसीप्ट ऑफ द एडवांस पेमेंट। जब आपको एडवांस पेमेंट को मिलती है तो उसके अगेंस्ट जो आप वाउचर इशू करते हो उसको बोलते हैं रिसिपिएंट वाउचर। बस इतना ही याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसको एक बार रीड आउट कर लो, ठीक है। ओके, इसके बाद है सर रिफंड वाउचर। रिफंड वाउचर क्या होता है? हमने ऑलरेडी पढ़ा था सर क्या होता है। इसमें हमने आपसे कहा कि भैया हम आपको सप्लाई देंगे, ठीक है। फिर हमने आपको एक वाउचर भी इशू करके दे दिया, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि सप्लाई कैंसिल हो गई है, हमें अब डिलीवरी नहीं करनी, तो फिर रिफंड वाउचर इशू होगा। दैट इज रिफंड वाउचर। हम ऑलरेडी इसके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये वाला केस आप पढ़ लोगे और ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको एक बार देख लेना इसमें क्या क्या होता है। ओके, इसके बाद है इशू ऑफ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर अंडर आरसीएम। तो सर आरसीएम के अंदर भी वाउचर इशू होता है। कब होता है? जब आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले रहे हो, या आरसीएम के केस में जब आपको खुद से ही इनवॉइस जो है इशू करना पड़ता है 9394 के अंदर। इनवॉइस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव्ड बाय हिम, या फिर पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ओके, तो क्या क्या डिटेल्स होती है ये एक बार आप देख सकते हो। अब एक पॉइंट और आया, इशू ऑफ एनी डॉक्यूमेंट अदर देन टैक्स इनवॉइस। क्या हम टैक्स इनवॉइस के अलावा भी कुछ इशू कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट इसको रिकमेंडेशन पे दे सकती है। अगर टैक्स इनवॉइस इशू करना है नहीं करना है, कोई अदर डॉक्यूमेंट करना है नहीं करना है, गवर्नमेंट बता देगी, उसको आप फॉलो अप करना। इसमें आपको स्पेशल कोई माथा मारी नहीं करनी, मतलब कि दिमाग नहीं लगाना है, गवर्नमेंट खुद बता देगी, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। ओके, फिर ये इंपॉर्टेंट है सर, ये छोटी छोटी बातें बताई हैं इन्होंने। गवर्नमेंट ने कहा ना किसको नोटिफाई कर सकते हैं, तो ये नोटिफाइंग लिस्ट है सर, किस किस को क्या करना है। तो ये एक बार आपको पढ़ लेना है। जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंक्लूडिंग एनबीएफसी है। तो ये सर सीरियल नंबर देंगे, एड्रेस देंगे रिसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विस का। फिर मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट कहेगी वो आपको देना पड़ेगा। आपको वो डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ सकता है, अवेलेबल करवा सकता है फिजिकल और ईमेल के थ्रू। ओके, अब जीटीए सर, जीटीए को ग्रॉस वेट बताना पड़ेगा, क्या वेट है कंसाइनमेंट का, कंसाइनर का क्या नाम है, कंसाइनी का क्या नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, गुड्स एंड कैरेज का, ट्रांसपोर्टेड का, डिटेल्स क्या रही गुड्स ट्रांसपोर्टेड की वो, प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या रहा, डेस्टिनेशन क्या रहा वो बताना पड़ेगा, जीएसटी नंबर, पर्सन का लाइबल क्या है पेइंग करने के लिए जीटीए में टैक्स वो बताना पड़ेगा। अदर इन्फॉर्मेशन एज प्रेस्क्राइब फॉर टैक्स इनवॉइस अंडर रूल 46 आपको देना पड़ेगा। ओके, सप्लायर ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, आप लोगों को भेजते हो भैया, सीरियल नंबर बताओ क्या इनवॉइस दिया उन्हें, उनका एड्रेस क्या है सर वो बताओ, पैसेंजर आप ले जा रहे हो ना, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन जो भी रूल 46 बताएगा वो करना पड़ेगा आपको, और इसमें आपका टिकट वगैरह जो भी नाम होगा वो आपको देना पड़ेगा। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज डिलीवरी चालान। या पूरा पढ़ लोगे सर क्या होता है, ठीक है, मुझे कोई स्पेशली यहाँ बताना नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, वो ये बताना है सर, ये जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये आप खुद से पढ़ोगे तो क्लियर नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। एक है एसकेडी। एसकेडी की फुल फॉर्म सर यहाँ पे क्या है जरा लिख लीजिएगा, एसकेडी ये होता है सेमी नॉक्ड डाउन, और यहां पे है सीकेडी दैट इज कंप्लीट नॉक डाउन। सर ये कहता क्या है, ये कहता है कि वो चीजें जो कंप्लीटली खुल जाती हैं, जैसे लैपटॉप के पार्ट्स, ठीक है सर, तो ये कहता है कि लैपटॉप के पार्ट सारे खुल जाते हैं, सारे असेंबल हो जाते हैं, दैट इज सीकेडी। और लेट सपोज साइकिल है, साइकिल कंप्लीटली नहीं खुलेगी, कुछ पार्ट्स खुलेंगे कुछ लोग नहीं खुलेंगे, दैट इज सेमी। तो सर यहाँ पे 5 स्टार लगाइएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।
कहता है वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन अ सेमी नॉकडाउन और अ कंप्लीटली नॉकडाउन कंडीशन क्या है, सप्लायर शैल इशू द कंप्लीट इनवॉइस, वो पूरा इनवॉइस बना के देगा बिफोर डिस्पैचिंग द फर्स्ट कंसाइनमेंट। द सप्लायर शैल इशू अ डिलीवरी चलान फॉर ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट कंसाइनमेंट, और कॉपी देगा कॉरस्पॉन्डिंग डिलीवरी चलान की, भैया उसने किसके थ्रू आपको भिजवाया था कंसाइनमेंट को, और सर्टिफाइड कॉपी देगा इनवॉइस की, और ओरिजिनल कॉपी देगा इनवॉइस की, सेंड करेगा लास्ट कंसाइनमेंट के साथ। तो ये कुछ कंडीशंस है इसकी, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां पे एक पॉइंट है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट का, और यहां पे एक छोटी सी अमेंडमेंट भी इसमें आई है, यहां पे एक अमेंडमेंट भी आई है सर, यहां पे वन और मोर क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। तो इसके बारे में हम लास्ट पार्ट में पढ़ेंगे, आई मीन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ ईवे बिल को भी डिस्कस कर लें। ठीक है, अलविदा चाहूँगा, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखना, और पॉसिबल हो तो एक छोटा सा थैंक्स एंड लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।